When this brutal hostility come to ceasefire and when the peace prevail between the two countries, nowadays this is a major question. Hi guys, I'm Asta Tiwari and you are watching my channel Dynamic Study. गाइस अगर हम आज के दिन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आज 11वां दिन है जो रूस एंड यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो वॉर चल रहा है उसके बीच का आज 11वां दिन है और कंटिन्यूसली जो रसिया है वो अटैक पे अटैक करता चला जा रहा है ओवर द यूक्रेन। यूक्रेन की कई सारी मेजर सिटीज़ जो कि कीव, खारकीव एंड अदर जो सिटीज़ हैं उनको अंडर द कवर कर लिया है, रसिया ने उनको स्नैच कर लिया है। और इसके पहले आपको पता होगा कि दोनेस्ताक एंड लुहानस्क, क्रीमिया, ये सब कुछ शहर थे, कुछ स्टेट थे यूक्रेन के, जिनको रसिया ने ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट स्टेट या यूँ कहें कि रसिया ने अपने से उनको अटैच करके दिखा दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ये हॉस्टिलिटी है दोनों ही नेशंस के बीच में, इसका एंड कब होगा दोनों नेशन के बीच में सीज फायर। ओके, तो चलिए देखते हैं नए नए कॉन्टेक्स्ट को। मैंने कई सारे न्यूज़पेपर से छोटे छोटे आर्टिकल्स को निकाला है जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मैं इन्फॉर्म कर सकूँ कि क्या क्या कंडीशंस इस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे बनी हुई हैं। ओके, तो सबसे पहले इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको द हिंदू का एक छोटा सा आर्टिकल दिख रहा है, हाल्ट हॉस्टिलिटीज फॉर इवैक्यूएशन इंडिया अर्जेस रसिया एंड यूक्रेन। ओके, तो इंडिया अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर या यूएन में जो इंडिया है वो कंटिन्यूसली सीज फायर की बात कर रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज से ये अर्ज करी है कि जो भी रेफ्यूजीज वहाँ पे गए थे या फिर जो भी अलग कंट्रीज के पीपल थे, जो इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ पे गए थे, उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और इसके लिए जो इंडिया है वो कंटिन्यूसली रसिया और यूक्रेन से सीज फायर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये रही इंडिया के कंटेक्स्ट में बात। अनदर लेवल पर देखें नाउ, सेकेंडली अगर हम देखें तो इंडियन ट्राई टू फ्ली कीव इन केप इंजर्ड इन शूटिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ ऐसे इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन एंड दैट इज़ वाई रसिया इज़ अटैकिंग टू मच ऑन दैट प्लेस। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो कि कीव में अलग अलग कंट्रीज से आकर के रह रहे थे। उनका कोई अलग पर्पस था कि वो स्टडी के लिए आए हैं, कि जॉब के लिए आए हैं, कि रहने आए हैं परमानेंटली, वॉट एवर दे हैव एम्बिशंस। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियंस जो थे वो वहाँ से कंटिन्यूसली फ्ली करने की सोच रहे थे, जिसके बाद जो यूक्रेनियन पुलिस है और जो रसिया के बीच में जो वॉर चल रही है वहाँ के फायरिंग हो जाती है एक स्टूडेंट के ऊपर वहाँ पर जो है, और जिसके बाद वो बच्चा जो है वो घायल हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे और एक ही बच्चा नहीं इन्वॉल्व करे तो बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो इंडियन है एज वेल एज फॉरेन पीपल हैं या यूक्रेनियन ही है, उनको भी इंजर्डनिश मिली है इस वॉर में। ठीक है, आगे देखें हम। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सीज फायर पे क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके, तो अगर हम देखें तो मंडे को जो हमारा लास्ट मंडे था वहाँ पे क्या हुआ कि जो दोनों ही कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने एक टेबल पे कॉन्फ्रेंसेस करी और आपस में रिजोल्यूशन किया कि किन किन चीज़ों पर जो है सीज फायर किया जाएगा। ओके, तो आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे दिया हुआ है द रसिया एंड यूक्रेनियन डेलीगेशंस दैट मेट फॉर देयर प्रीलिमिनरी टॉक ऑन मंडे। ओके, जो पहली टॉक है, जो फर्स्ट राउंड की एग्रीमेंट या हम कह सकते हैं फर्स्ट राउंड की जो बातचीत है, डिस्कशन जो है बिटवीन द टू कंट्रीज, वो यहाँ पर हुआ है मंडे को। ठीक है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ऑफिस सेज अ सेकेंड राउंड ऑफ टॉक विद रसिया अबाउट द वॉर इन यूक्रेन हैज़ बिगन इन नेबरिंग बेलारूस। ओके, तो जो दूसरी राउंड की टाक है वो भी ऑर्गेनाइज हो चुकी है और वो कहाँ पे हुई है, वो बेलारूस में ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक है, और पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर भी टॉक्स हुई हैं। अभी थर्ड राउंड की टाक है वो नेक्स्ट डे यानी कि 7 मार्च को ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है कंक्लूजन देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। ऑल्दो ये जो पहली दो टॉक्स रही दोनों ही इनकंक्लूसिव रही, दोनों का कोई भी एक निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं सबसे प्रोमिनेंट इशू की जो लास्ट फ्राइडे को देखने को मिला और बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही मेनेंज था फॉर होल वर्ल्ड। तो यूएनएससी होल्ड मीटिंग टू डिस्कस ज़ैपोरिज़िया फायर। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये फायर किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और ये जो प्लेस की बात की गई है ये यूक्रेन में लोकेट करता है, जिसके ऊपर रसिया ने अटैक कर दिया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कोई कॉमन प्लेस या कोई कॉमन सिटी नहीं थी जहाँ पे सिविलियंस रहते थे। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहाँ से कनेक्टिविटी थी इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू आउट द यूक्रेन एंड मेजर सिटीज़ ऑफ यूक्रेन में जो है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती थी और भी अदर पर्पज़ से इसको यूज़ करा जाता था। तो यहाँ पे जो फायर
जो यहाँ पे अटैक किया गया रसिया के थ्रू, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे यूएनएससी की जो बैठक है वो मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें मेजर कंट्रीज आती हैं, वो यूएस, यूक्रेन, और दोनों ही कंट्रीज जो है वो रसिया को ब्लेम करती हैं, रसिया को स्लैम यानी उसको क्रिटिसाइज करती हैं एक तरीके से, कि उसने पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूरोप को इंडेंजर्ड में डाल दिया है। ओके, तो यूएनएससी की मीटिंग के दौरान इस पे जो है कंसल्टेशन करी जाती है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और बाद में आपको बता दें कि एक एजेंसी है, ए IAEA। ओके, ये जो एजेंसी है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है पूरा वर्ल्ड वाइड, ये एक इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड देखती है कि एटॉमिक जो रिएक्टर्स हैं, जो भी कंट्रीज एटॉमिक पोजीशन रखती हैं, उनको जो है इसमें मेंबर रखा गया। और ये जो है वर्ल्ड वाइड चेक करती है कि किस कंट्री के पास कितने वेपन्स हैं, उनका किस तरीके से यूज़ हो रहा है। और मतलब एक तरीके से हम कहें तो न्यूक्लियर पावर्स के बारे में ये ज़्यादातर एजेंसी जो है वो वर्क करती है। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो इनके हेड है, जो चेयरपर्सन है AIEA के, उन्होंने तुरंत ही, मतलब जस्ट आफ्टर द एक्सीडेंट, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये अपनी एक टीम भेजते हैं और वहाँ पे कुछ चेक, मतलब कुछ प्रोब्स करी जाती हैं, और उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो डैमेज नहीं हुआ है। और दैट इज़ वाई वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो गैस है उसकी लीकेज नहीं हो रही है, और इसी वजह से पूरा का पूरा इलाका जो है वो सुरक्षित था। ऑल्दो वहाँ से रिलेटेड जो वहाँ पे जो अलग अलग फैसिलिटेशन बने हुए थे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और जो ये अटैक किया गया था रसिया के थ्रू इस पावर प्लांट के बगल में, वो डायरेक्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट पे नहीं, हम कहें तो उसके बगल साइड में, क्योंकि रसिया भी समझता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला करने का नतीजा क्या हो सकता है। उससे केवल यूक्रेन को ही नहीं, अगर एक तरीके से हम देखें तो रसिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और रसिया को वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा अपोजिशन देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई रसिया ने इसको टारगेट नहीं किया, इसके साइड बाय साइड में जो डिपार्टमेंट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे सबसे मेजर जो आज लास्ट 2-3 डेज में देखने को मिला है, वो ज़ैपोरिज़िया फायर, यानी यहाँ पे जो अटैक किया गया है बाय द रसिया। ठीक है, अब हम मेन कंटेंट पर आते हैं कि रसिया और यूक्रेन के थ्रू क्या क्या पीस कीपिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं दोनों ही कंट्रीज के थ्रू, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि रसियाज फॉरेन मिनिस्टर सेड दैट रसिया विल कंटिन्यू टू इंसिस्ट दैट एनी पीस एग्रीमेंट विद यूक्रेन मस्ट इंक्लूड अ प्रॉमिस दैट यूक्रेन विल डीमिलिटराइज। ओके, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है वो कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि हम तो एकदम मतलब पीस के सपोर्ट में हैं, हमें कोई पीस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। शर्त में क्या है, पहला चीज़ उन्होंने बात करी है डीमिलिटराइज की, कि यूक्रेन जो है अपने आप को डीमिलिटराइज करे, मतलब अपनी मिलिट्री को एक तरीके से ख़त्म कर दे और वहाँ पे रशियन मिलिट्री को प्रिविलेज मिल जाए। ठीक है, ये पहली चीज़ है जो यहाँ पे इन्होंने बात करी है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो रसिया हैज़ ऑल्सो सिग्नल्ड इट वांट्स टू डिस्कस यूक्रेन अडॉप्टिंग अ न्यूट्रल स्टेटस। ओके, यानी यूक्रेन जो वर्ल्ड वाइड कभी मतलब कभी रसिया की साइड में, कभी अमेरिका की साइड में जो उथल पुथल, जो टिमुल्टस देखने को मिल रहा था, उसको एंड करे, और रसिया जो यूक्रेन है वो एक न्यूट्रल स्टेटस ले ले। न्यूट्रल इन द सेंस कि वो एक बैलेंस्ड वे में रहे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट जो इन्होंने डिमांड करी है इनके तरफ से, जो रखा गया, वो एग्री टू अमेंडन इट्स एम्बिशन टू ज्वाइन द नाटो। यानी जो लगातार जो यूक्रेन की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि यूक्रेन जो है वो बहुत जल्द नाटो को ज्वाइन करने जा रहा है, बिफोर दिस बैटल, बिफोर दिस वॉर, तो उसकी वजह से जो वो एम्बिशन था यूक्रेन का नाटो को ज्वाइन करने का, मेंबर बनने का नाटो का, क्योंकि नाटो जो है वो एक वेस्टर्न अलायंस है और जो रसिया है वो एक ईस्टर्न लीडिंग कंट्री है, दैट इज़ वाई इट अपोजिंग इट। तो इसकी वजह से क्या है कि वो जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि जो यूक्रेन है वो इस डिमांड को, इस एम्बिशन को अपने ख़त्म कर दे कि वो नाटो को ज्वाइन करेगा, उसके बाद हम वॉर को जो है कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, अगेन अगर हम देखें तो क्रीमिया की बात कर लेते हैं। क्रीमिया जो है एक बहुत पहले से ही रसिया के कमांड में लिया गया एक एरिया है यूक्रेन का। ठीक है, तो नाटो की जो रसियन फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड जो रसिया के डेलीगेट्स हैं, उनका कंटिन्यूसली एग्रीमेंट में ये भी रहा है
कि जो क्रीमिया है उसको हमेशा से ही यूक्रेन आफ्टर इट्स एनेक्सेशन बाय रसिया, जो यूक्रेन है वो कॉन्टिन्यूसली रसिया को जो है एलिगेट उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है कि रसिया ने उसको इनलीगली अपने अंडर में मतलब अडॉप्ट किया है, इनलीगली उसको अपने में मिलाया है, ठीक है। और वो जो है एक इनलीगल वे से, एक इलिसिट वे से किया गया है। तो यहाँ पर रसिया की तरफ से ये भी डिमांड करी जा रही है कि जो वो इनलीगल बता रहे हैं क्रीमिया के एनेक्सेशन को, उसको वो लीगली अडॉप्ट करें कि ये पार्ट जो है वो एक्चुअल रसिया का ही है, और जिसके बाद जो है जो पीस के एग्रीमेंट्स हैं वो रसिया साइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट निकल करके आ रहे थे। अभी तक जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपको बताया। सेकेंड राउंड की जो टाक है वो एकदम खत्म हो चुकी है, थर्ड राउंड की नेक्स्ट डे में होने वाली है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो कब ये सीज फायर होगा, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको जो जो सेंटेंसेस, जो जो एग्रीमेंट के टारगेट्स दिए जा रहे हैं रसिया के थ्रू, कि उस पर अगर यूक्रेन अपना मत दे तो शायद ये वॉर खत्म हो सकता है। एंड यूक्रेन का उस पर पॉजिटिव मत हो सकता है, एक तरीके से पॉजिटिव वोट करे तभी जाकर के ये हो सकता है, ठीक है। तो ये थी पूरी स्टोरी अबाउट द सीज फायर, की सीज फायर कब होगा। तो बहुत सिंपली आप लोग समझ सकते हो कि जिस दिन भी यूक्रेन इन सारी डिमांड को अडॉप्ट कर लेता है, उस दिन जो उसके ऊपर ये विध्वंसककारी जो हमले हो रहे हैं रसिया के थ्रू, वो मे भी खत्म हो सकते हैं और पीस प्रिवेल कर सकती है दोनों ही नेशंस के बीच में। वर्ल्ड वाइड जो टुमिल्टस हो रहा है, वर्ल्ड वाइड जो अनरेस्ट फैली हुई है, जो रिलेंटनेस है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और जो रसिया के ऊपर सैक्शंस लगे हुए हैं वो भी शायद आने वाले दिनों में सीज फायर के बाद हो सकता है कि रसिया फिर से अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर ले। एंड जो भी एक कह सकते हैं जो भी डैमेज हुआ है यूक्रेन में, वो भी एक एंड पे आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे यूक्रेन फिर से अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को बाई टेकिंग सम काइंड ऑफ लोन, सम काइंड ऑफ असिस्टेंट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वो अपने आप को फिर से डेवलप करने की कोशिश करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस था कि डीमिलिटराइज नाटो को ज्वाइन करने का एम्बिशन छोड़ना और न्यूट्रल स्टेटस के बारे में रशिया ने बात करी। क्रीमिया को लीगल बताने के लिए भी रशिया ने कहा। तो इसके बाद जो ये एग्रीमेंट हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आगे आपको इस वॉर से रिलेटेड अपडेट्स एंड करंट अफेयर के सारे इशूज़ जो भी निकल करके आएंगे उनके बारे में हम मोस्ट प्रोबेबली बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।